हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वीरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग आईएसटी सेमेस्टर 1 का स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स का सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर हैविंग द कांस्टेंट चार्ज q व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो यार एक बात ध्यान रखिए, तो फोर्स जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी अगर मैं इससे फॉर्मूला बनाऊं तो F1/F2 क्या बनेगा, K2/K1। F1 बोल रहा है एयर में है और F2 बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K में। तो K2 की वैल्यू K हो गई, K1 की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। दैट विल बी K हो गया। तो यानी ये क्या आया, क्या रेशियो, F1/F2 का रेशियो क्या आया, K:1। क्या आया, K:1। अब बोल रहे हैं व्हेन द सोप बबल इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, किसी सोप बबल पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा, उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, द फोर चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेंटर पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया, कैपिटल क्यू, और इस पे बताना है कि उसका जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन के अलाउ होगा। तो अगर हम बात करें, ये क्यू है और ये क्यू है, यानी मान लीजिए क्यू पॉजिटिव था तो ये फोर्स रिपल्सिव हो जाए, ये फोर्स एफ, और इधर से फोर्स रिपल्सिव हो जाए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा क्या, ये क्यू पॉजिटिव था फॉर एग्जांपल, अब ये वाला फोर्स क्या होगा, ये वाला 2Q, ये भी रिपल्सिव होगा, और ये वाला यहाँ पे -2Q, ये भी अट्रैक्टिव होगा। दोनों मिलाकर के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो यानी जो फाइनल फोर्स होगा वो इसी का डायरेक्शन होगा, BD के अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग BD रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर एब्सेंस ऑफ अनदर कंडक्टर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, दैट विल बी Q/A होती है। क्या होती है, Q/A। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी तुम्हारे आकर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज की होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, सरफेस एरिया के। तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, दैट विल बी C। अब बोला है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रेजोनेंस के लिए, एलसीआर के लिए रेजोनेंस जब होता था तो एक्सएल इज टू एक्सी रहता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है। यानी अगर एलसीआर सर्किट बात करें, ये एल हो गया अपना, ये सी हो गया, ये आर हो गया। ठीक, इसमें ये हमारा ये आर हो गया, सी हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास जो भी बात करें, एक्सएल एक्सी क्या होता है, आपस में बराबर हो जाए। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रेजिस्टेंस, एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। और एक्सएल को किस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, तो यानी ये तो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर एक्सएल को डिनोट करते हैं ओमेगा एल से, एक्सी को डिनोट करते हैं 1/ओमेगा सी, ये भी करेक्ट हो गया। अच्छा, फिर अगर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एल सी कर ले, यानी एल और सी इधर भेज दिया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √LC आ जाएगी। ओमेगा कितना हो जाएगा, 2πf √LC हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू 1/2π√LC हो गई। तो यानी ये बात भी करेक्ट है, यानी ये वाला क्या है, इनकरेक्ट है, यानी यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे इम्पिडेंस की बात बोल दी, इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाया है। तो यार यहाँ पे देखिए, इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो Z होता है, Z क्या होता है, √R² XL - XC का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यानी ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हेन XL XC के बराबर होता है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रखिएगा। इधर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। इधर फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती है, जब XL XC से बड़ा होता है तो इधर बढ़ती है आपकी। ठीक है, और जब XL XC से छोटा होता है तो इस तरफ बढ़ती है हमारी फ्रीक्वेंसी, बढ़ाने पे ऐसे बढ़ती है। और ये सबसे मिनिमम कब होती है, ये जब XL XC के बराबर होता है, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। जब XL XC के बराबर हो जाएगा तो Z इज टू किसके रहेगा, R के बराबर। Z R के बराबर होता है। ठीक है, तो मिनिमम इम्पीडेंस क्या होता है, R होता है हमारे पास। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। और ये थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब अपने पास कॉस, ये एंगल पाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यानी U इज टू PE बचेगा, कितना बचेगा, PE पाई पर। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, द चार्ज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनते हैं हमारे पास, ये +Q, ये -Q, या ये इधर +Q, इधर -Q, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसकी एक्सिस पे कहीं किसी भी पॉइंट पे, इस एक्सिस पे एंड ऑन पोजीशन जिसे कहते हैं, किसी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो 1/4πε0 2p/r³ आता था। P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था। और अगर हम बात करें तो अगर हमें फोर्स निकालना हो तो E/Q हो जाएगा। यानी यहाँ से पता चल रहा है जो F हो गया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R³ के।
एफ हो गया वो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब के लिए, किसके लिए, एंड ऑन पोजीशन पे, किसके लिए, डाइपोल के लिए। ठीक, आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अच्छी बात है। तो यानी पहली बात आप ये एक बात ध्यान रखिए कि डिस्टेंस डिस्टेंस क्या कर दी, हाफ कर दी गई, डिस्टेंस बिकम्स हाफ। तो डिस्टेंस घटाने से, ठीक है, डिस्टेंस घटाने से फोर्स बढ़ता है, तो यानी फोर्स कम होने के तो चांसेस है नहीं। और इसके बाद कह रहा है क्यूब कर रहे हैं, तो यानी F1/F2 क्या हो जाएगा, R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ठीक, पहले F1 मान लो F फोर्स था, F2 अपने को पता नहीं, R2 कितना हो जाएगा बाद में, R/2 हो जाएगा, R1 R हो गया, एक क्यूब हो गया, तो यानी F8 हो गया और ये F2 हो गया, यानी 8 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इस फिगर के लिए बात कर रहा है, तो यार ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इसमें हम लोग क्या करते थे कि एक इनफाइनाइट लेंथ का ऐसे सिलेंडर बना लेते थे, है ना, गॉसियन सरफेस ले लेते थे, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। ई इज टू क्या होता था, सॉरी फाइव इज टू ई डी ए होता था, जिसमें हम लोग ये वाला सरफेस क्या कर लेते थे, ऐसे सरफेस से एरिया वेक्टर जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होती है, और इसमें इस जगह पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते थे। ठीक, तो यानी ई डी ए बचता था, और यहाँ पे Q/ε0 लगा देते थे, और यहाँ पे ई हम लोग कांस्टेंट बाहर ले लेते थे, एरिया 2πRL हो जाता था। अच्छा, क्यू को क्या लिखते थे, लैम्डा एल, क्योंकि लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा एल ε0 ई 2πRL। अब एल से एल गाँव चला गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी ई का फॉर्मूला क्या बचा, L/2πr/ε0, यानी क्या बचा, ये बचा। ठीक, देखते ये वाला कौन सा फॉर्मूला है, यानी यहाँ पे नीचे देखिए किसी भी क्वेश्चन में नीचे 2 नहीं है तो 4 करना है इनको, तो हमने 4 इसमें 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या है कि E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2 λ/r, कितना हो जाएगा, 2 λ/r हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक, दैट विल बी 1/CS हो जाएगा। ठीक, तो 1/C + 1/C + 1/C, ठीक, 1/CS 3C, तो CS इज टू कितना बचेगा, C/3। ठीक, और CP की बात करेंगे, CP अगर पैरेलल में तो C + C + C, CP इज टू 3P हो जाएगा, 3C हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, CP/CS चाहिए, CP/CS, यानी 3C इतना, तो यानी 9:1 बचेगा, कितना बचेगा, 9:1, दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3 चार्जेस प्लेस हैं। ठीक, प्लेस्ड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ 1 मीटर, फिगर में दे रखा गया। व्हाट वैल्यू ऑफ Q4 प्लेस्ड ऑन द सेम सर्कल इफ द पोटेंशियल एट द सेंटर इज। यार ये कहना चाह रहे हैं कि पोटेंशियल एट द सेंटर जो हो वो पता नहीं, इन्होंने बता ही नहीं पाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, या तो 0 बोलना चाह रहे थे या फिर सेम रखना चाह रहे हैं, है ना, ऐसा क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर 0 रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, तो यार ऐसे केस में क्या होता है, सारे चार्जेस से जो पोटेंशियल बनेगा ना उसका सम क्या होता है, ऐसे रहता है, V1 + V2 + V3 + V4 जितने भी होंगे सबका पोटेंशियल का सम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, उस बिंदास जोड़ देते हैं उसको। ठीक, और सब में पोटेंशियल के फॉर्मूले के क्या होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। तो सब में देखिए एक बात कॉमन है, सब में सब 1 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि चाहे आप इधर से लो, चाहे इधर से लो, इधर से लो, इधर से लो, सब कॉमन डिस्टेंस पे है। यानी और रिजल्टेंट पोटेंशियल मान लीजिए 0 हो गया, तो 1/4πε0 Q, यानी और सॉरी 1/r Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक, तो ये सब तो 0 में चलेगा। Q1 कितना है, 3 है, Q2 कितना है, 4 है, Q3 कितना है, -7, तो Q4 कितना बचेगा, Q4 फाइनली बचेगा अपना 0। Q4 कितना बचेगा, 0 बचेगा, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे 0 बोलना चाह रहे थे ये लोग। ठीक है, अगला देखते हैं, द 3 इक्वल चार्जेस कितना दे रखा, आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड इतना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मान लो पहले मैंने 5 माइक्रोकूलम रखा, 5 माइक्रोकूलम इस दुनिया में रखा, यानी ये Q1 चार्ज रखा। तो इसको रखने में, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पेपर पे कोई और चार्ज है नहीं, तो इसको रखने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं आने वाली। अब मैंने Q2 चार्ज रखा 5 माइक्रोकूलम का, अब इसको रखने में मुझको वर्क करना पड़ेगा, यानी ये रहा, वो एनर्जी लगानी पड़ेगी 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन R डिस्टेंस में, ठीक। फिर हमने यहाँ पे Q3 रखा, ठीक। Q3 भी कितना था, 5 माइक्रोकूलम का था। तो यानी अगर देखें U2 हम ले लें, मतलब Q3 को रखने पे कितना इफेक्ट डालना पड़ेगा, एक तो Q1 की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा होगा और एक Q2 की वजह से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3 अपॉन R हो गया, और U3 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और Q3 अपॉन R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो एनर्जी हो जाएगी U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3। कॉमन कितना मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R, Q1 Q2 Q2 Q3 और क्या बचेगा, सॉरी Q1 Q3 ये बचेगा। अच्छा अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी है, ये होती है 9 × 10⁹। ये 5 कितना लिखा था सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब सारे चार्जेस देखिए कितने टाइम से, 3 सब सेम है, 3 हो जाएंगे, 3 और 5 × 5 × 10⁻⁶ × 10⁻⁶। ये कहाँ से है, क्योंकि माइक्रोकूलम दे रखा था, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा, या तो एक 5 तो एक 5 को कैंसिल कर गया। अभी कितना बचा हमारे पास, ये बचा 9, 27 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 इतना बचेगा 13.5 बचेगा। बाकी डेसिमल आप पॉइंट काउंट करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा ना, बाकी तो सारे बढ़िया ऑप्शन लिखे हुए हैं, नन ऑफ दीज लिखा होता तो कोई दिक्कत होती। अब देखिए यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम ऐसे कहानी पूरे सिस्टम सजा हुआ है, तो बच्चा बोल रहा है 50 वोल्ट की बात बोल दी उसने, ठीक है 50 वोल्ट बोल दिया, तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो पहली बात ये दोनों सीरीज में है, तो 1/3 प्लस 1/6, देखिए यहाँ पे बोला इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस चाहिए 1/3, तो 6 एलसीएम ऊपर 3 बचेगा यानी 2 आ जाएगा। कहानी क्या है, ऊपर इनको हटा करके 2 लगा सकते हैं, जब इनको हटा के 2 लगाया तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इनको हटा करके ऊपर 2 लगाया तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के 12, क्योंकि पैरेलल में हो जाएगा ना, ये 2 और 10 मिला के पैरेलल तो 12 हो गया, यानी इसको हटाओ इसको काटो, यानी 2 ऑप्शन अपने पास बचे हैं, 2 ऑप्शन में से एक क्लिक करना है, एक सही ऑप्शन ढूंढना है। तो एक बात बताओ, दोनों पैरेलल में लगे तो इस पे 50 वोल्ट होगा, इस सिरे पे 0 वोल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे 50 वोल्ट होगा, इस सिरे पे कितना होगा 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब 50 वोल्ट देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 था, Q इक्वल्स टू CV लगा देते हैं। 2 कब आया था, इन दोनों को हटाने के बाद उसके प्लेस पे लगाने पे, तो C कितना 2 ले लिया हमने, इस्तेमाल कर लिया, 50 ले लिया, यानी कितना 100 माइक्रोकूलम। अच्छा ये 100 माइक्रोकूलम यहाँ से जनरेट हुआ होगा, यहाँ से निकला होगा, ठीक। तो ये चाहे 2 पे लगाओ चाहे इन दोनों पे लगाओ, सब पे सेम जा रहा होगा तुम्हारा, यानी 100 माइक्रोकूलम वाला अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 100 माइक्रोकूलम होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे अपना 100 माइक्रोकूलम वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, द सब्सटेंस बिहेव लाइक अ मैग्नेट ओनली इफ देयर एट लीस्ट सम टाइनी करंट लूप विद इन द मैग्नेट, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहानी दे रखी है, एक वायर लगा दिया और एक लगा दिया गया है सर्कल, ठीक। तो अगर हम सर्कल को देखिए, ये वाला सर्कल 10 सेंटीमीटर रेडियस का, इसके बारे में कहानी देख लेते हैं। इसको मान लिया हमने, इससे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी V1 होगी इस पॉइंट O पे, ये पॉइंट O है, ठीक। और करंट बता रहे 16 एम्पीयर करंट लेकर टहल रहे हैं लोग, इसमें टहलने दो, जो भी चल रहा है चलने दो, ठीक है, बाद में देख लेंगे इन सब बातों को। तो पहले एक बात हो, ये कैसा हुआ, ये हमारा कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ पोल यानी आउटसाइड, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी बननी होगी वो डॉट बननी होगी, बाहर की तरफ बननी होगी, ठीक, B1 के लिए। और B1 के लिए सर्कुलर लूप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 I/R, μ0/2 I/R होता है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको μ0/2 I/R लिखना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ। अच्छा μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁷ थी, तो μ0/2 की कितनी बचेगी, 2 पाई × 10⁻⁷ बचेगी। तो नहीं यहाँ लिख देता हूँ मैं, B1 के प्लेस पे लिख दूंगा 2 पाई × 10⁻⁷। करंट कितना 16 एम्पीयर का। अच्छा डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर के 10⁻⁻2 आ जाएगी, ठीक। तो B1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने चला जाऊँ तो यहाँ पे कितनी बचेगी, 32 तो ये पहले हो गया, 3.14 एक और हो गया हमारे पास, और यहाँ कितना बचेगा 10⁻, ये देखिए -1 ऊपर चला जाएगा, +1 हो जाएगा, 10⁻⁶ हो गया, 10⁻⁶ हो गया, बहुत बढ़िया, B1 हो गया। अच्छा ये स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर ऐसे रहा,
स्ट्रेट वायर के इधर साइड अगर आप अपना राइट हैंड का थंब इसके डायरेक्शन रखेंगे यहाँ पे, और इस पॉइंट पे हमें निकालना था, किस पॉइंट, ओ पॉइंट पे निकालना था, तो इस तरफ अपनी फिंगर्स लेकर जाएंगे, ठीक, इस तरफ अपनी फिंगर्स लेकर जाएंगे तो डायरेक्शन इनवर्ड मिलेगा, यानी यहाँ पे डायरेक्शन क्रॉस मिल रहा है, यानी इधर बाहर मिल रहा है, इधर क्रॉस मिल रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। और अगर हम बात करें इन्फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, क्या होता था फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I/R, इन्फाइनाइट लेंथ के लिए होता है। तो B2 इज टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा था, तो हमने क्या भेज दिया यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ पे 2 इधर भेज दिया 10 की पावर -7, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 16 अपॉन 10, यहाँ पे इतना हो गया, इंटू 10 की पावर -2, तो ऊपर मिला करके B2 इज टू कितना बचेगा, 32 इंटू 10 की पावर -6, यही बचेगा ना। अब रिजल्टेंट क्या होगा, B1 माइनस B2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि B1 तो ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, और B2 ऑब्वियस सी बात क्या है, छोटा है। ये वाली वैल्यू क्या दिख रही है, छोटे दिख रहे हैं हम लोगों को। अब देखिए दोनों में से 32, ठीक है, 32 यहाँ 10 की पावर -6 बचा था फाइनली, ठीक है, यहाँ पे 10 की पावर -6 बचा था फाइनली, ठीक, ध्यान रखिएगा। तो दोनों में से यहाँ पे देखिए हमने B2 ये लिख लिया और B1 ये लिख दिया, तो दोनों में से 32 इंटू 10 की पावर -6 तो बाहर मिल गया, बचेगा कितना, 3.14 -1 बचा। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 32 इंटू 10 की पावर -6 और 2.14। अब देखो अगर मल्टीप्लाई करने चले जाएं तो 3 2 जा 6 होता है, तो 6 किस नंबर में मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यही अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे यही आएगा आपके पास। और अगर डायरेक्शन पूछ लेता किस तरफ होता, तो B1 क्या है, B1 इज ग्रेटर देन B2, और B1 कौन है, ये सर्कल के लिए, सर्कल आउटवर्ड जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, तो यानी डायरेक्शन किधर होता, आउटसाइड हो जाता है। डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस सर्किट में बोला करंट चाहिए, तो यार करंट देखो यहाँ से गया, ये ऐसे गया, चला गया, ऐसे गया, इधर चला गया होगा, ये सब मिलकर चला, मतलब ये पता चला ये सीरीज में, इस सीरीज में तो 60 + 60 कितना हो जाए, 120, यानी जो ये 60 है ये उसके पैरेलल में 120 लगा दिया हमने, और यहाँ पे नीचे कितना 4 वोल्ट की बैटरी तो लगी हुई है, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, 120 + 1/60, तो 120 एलसीएम हो जाएगा 3, आर की वैल्यू कितनी बचेगी, 40 ओम बचेगी। तो V इज टू क्या कर लो, IR कर लो, ठीक। I कितना बचेगा अपने को पता नहीं है, R कितना है 40 है, 4 है, तो I की वैल्यू कितनी बचेगी, 1/10 एम्पियर, ठीक है, 1/10 एम्पियर, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहे हैं अ सेल ऑफ EMF E कनेक्टेड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अच्छा यार इन्होंने बोला है ऐसे, ये R रेजिस्टेंस है, ये रहा सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R, ये सेल E, तो बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा, बाहर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। तो E इज टू V + IR, यही होता है, E इज टू V + IR। अब इनको चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो E - V अपॉन I इज टू R, और बाहर अगर करंट देखें तो I यहाँ पे भी जाएगा, तो I अंदर भी जा रहा है, तो I बाहर भी जा रहा है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी V/R हो जाएगी, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R, ठीक। तो I की वैल्यू रख देते E - V VR इज टू स्मॉल r, ठीक। E - V देखो क्या हो जाएगा, E - V R/V, तो दैट इज द सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये देखिए 4 एम्पियर दे रखा है, 2 एम्पियर मिला के 6 एम्पियर हो जाएगा, 1.1 एम्पियर इधर जाना है तो 5 एम्पियर इधर चला गया, 5 एम्पियर में से 1.3 इधर निकल गया, तो बचा कितना, 3.7 बचा यार, 3.7 इधर ही तो जाएगा, ठीक है, हो गया सोल्यूशन, हो गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एन आइडेंटिकल सेल है और R इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसके पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी इस तरह से कुछ सर्किट बना हुआ, ये रहा दिस, ठीक, दिस, ऐसे दिस। अच्छा ऐसा केस होता है तो कुछ नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है। E इज टू E क्या होता है, I इज टू इन जनरल फॉर्मूला होता है E अपॉन R + R होता है, लेकिन पैरेलल में लगा हुआ है तो यानी E जो EMF होता है वो E ही रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कौन से वाले, इंटरनल रेजिस्टेंस में R/N हो जाता है, तो यानी NR + R पर N हो जाएगा। तो ये अपना सोल्यूशन क्या हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे बोल रहा है कि 2 सेल दे रखे, E2 E1 से बड़ा है, यानी ये वाला सेकंड वाला बड़ा है फर्स्ट वाले से, और यहाँ पे इस पोजीशन पे नल पॉइंट आता है,
तो नल पॉइंट जो आ रहा है E2 इज इक्वल टू ये जो AC डिस्टेंस होगी इनटू पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, ठीक, इवन है। और E2 जो है वो मान लीजिए L किसी लेंथ पे मिल रहा है और पोटेंशियल ग्रेडियंट पे होगा, और E2 बड़ा है E1 से, तो L के इज ग्रेटर देन AC की हो जाएगा। तो L इज ग्रेटर देन AC, L क्या है, बड़ा है AC से। AC से बड़ा होने का मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है यहाँ कहीं इस तरफ होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, राइट साइड ऑफ द, है ना, राइट साइड टू सी के राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड नहीं होगा, ठीक। क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, भाई आप जो ये यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AC, तो लेंथ ऑफ AC इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और अगर ये नल पॉइंट होता है तो इसी पे हमारा EMF सेल के बराबर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये देखो एक डायग्राम बना के दे दिया, बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब एक साइकिल पूरा करता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड, जब एक साइकिल पूरा करता है तो उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड 0.01 सेकंड का, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t होती है, तो 1010 रख देंगे तो 100/10 बचेगा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करें 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। भाई क्या रखा हमने, ऐसे रख दिया 0.10, 2 डेसिमल लगा दिया, 100/10 कर दिया, 10 की फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसका इक्वेशन लिखना चाहता तो पूरा इक्वेशन लिख जाता, E इज इक्वल टू E नॉट ऐसे करके साइन ओमेगा टी करके पूरा इक्वेशन में लिख सकता था। कैसे, E नॉट देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 200 है, साइन ओमेगा कितना होता है 2πf होता है, यानी कितना बचेगा 20 पाई और t हो गया, ठीक, 20 पाई और t हो गया। बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ME टाउ N आर मासेस चार्ज और एवरेज रिएक्शन टाइम वगैरह दे रखा गया, और हमें बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। यार रेजिस्टेंस जो होता है ना वो ρL/E होता है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, L और A पहले ढूंढना है हम लोग को। तो L किस में ऊपर है, भगवान की दुआ से किसी में भी L ऊपर नहीं है, सिर्फ एक ही है, यही आंसर हो गया अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द करंट। यार देखो I इज इक्वल टू क्या होता है NEAVD होता है, I प्रोपोर्शनल किसके, VD के, ठीक। I1/I2 अगर मैं करूंगा तो VD1/VD2 मेरे को करना पड़ेगा। I1 पहले मान लो सपोज पता नहीं क्या था, I1 है ना, I1 अभी अपने को नहीं पता था, I1 मान लो सपोज I था, I2 कितना कर रहा है 2I, डबल करने को बोल रहा है ना, डबल वायर में करंट डबल कर दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपने को नहीं पता, तो VD2 चाहिए, तो VD2 क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VD1, यानी पहले वाले का 2 टाइम्स रहा। ये रहा ऑप्शन, देखो बेचारा खुद ही फंस गया यहाँ पे बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक वायर है उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया। जब लेंथ का केस होता है ना तो R1/R2 आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाए, L1/L2 का स्क्वायर। एरिया का अगर हो R1/R2 आप A2/A1 का स्क्वायर लगाइए डायरेक्ट। R1/R2 रेजिस्टेंस का अगर केस हो तो R2/R1 की पावर 4 लगाइए, ठीक है। तो R1/R2 L1 की वैल्यू कितनी है, L1 पहले L था बाद में 2L कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एंड L1/L2 था, सॉरी, ठीक है। तो यानी R1/R2 कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, तो R1 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R2, R2 जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R1, तो यानी 4 यानी 40 बचेगा, R2 वैल्यू 40 बची, तो यानी ये अपना सोल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये तो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता था कि भैया ऐसा है कि B.dl इज इक्वल टू N μ0I या μ0I लिख दो, सिर्फ वही बात होती थी। तो ये क्या होता था, परपेंडिकुलर नहीं होता, पैरेलल टू ईच अदर रहते थे, ठीक है। कौन कौन, B और L ये दोनों होते थे पैरेलल टू ईच अदर रहते हैं। अगला बोल रहे हैं एक AC जनरेटर है, उसके EMF इतना दे रखा गया, इज कनेक्टेड विद सीरीज ऑफ 16 इतना इतना, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। यार ये सब देने की जरूरत ही क्या है तुमको, फ्रीक्वेंसी चाहिए ऑफ AC की तो यहीं से निकाल लो। जो ओमेगा कितना है 100 पाई, ओमेगा वैल्यू क्या होती है 2πf, 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, f की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज, ठीक, 50 हर्ट्ज अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगला देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है 4 आइडेंटिकल सेल ऑफ 4 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, EMF ऑफ कंबाइंड। अगर आप कितने भी सेल पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए उनका EMF जो सबका सेम है वही सेम रहता है, 4 वोल्ट एज इट इज रहेगा। सीरीज में होंगे तब फर्क पड़ता है आपको, ठीक है, सीरीज में होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको लाइन से, अगर सेम साइड से जोड़ेगा सबको लाइन से जोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बोल रहे हैं 2 वोल्ट की बैटरी 15
2 वोल्ट की बैटरी, ये रही बैटरी 2 वोल्ट की, 15 ओम का रेजिस्टेंस है, आप 100 मीटर के वायर से कनेक्टेड है, ये रहा ए टू बी 100 सेंटीमीटर का, और इसका 5 ओम रेजिस्टेंस बोल रहा है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। पहली बात, पूरे सर्किट कितना है, 20 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, उस सब सीरीज में 20 ओम का। V इज टू आई आर लगाओ, बिंदास करंट निकालो। ये 2 लगाया, आई आर कितना है 20 है, आई की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/10 यानी 0.1 एम्पियर आ गई। अब इसमें कितना करंट, इसमें कितना वोल्टेज जाएगा, V इज टू आई आर लगा दो। अब पूरे सर्किट में 0.1 का जा रहा, 5 कर दिया तो 0.5 वोल्ट का करंट चला जाएगा पूरे सर्किट में, 0.5 वोल्ट का करंट चला गया। तो देखो 0.5 वोल्ट का चला गया कितने पे, ए बी पे, ए बी पे कितना चला गया 0.5 वोल्ट का। अब पर सेंटीमीटर पे कितना हो जाएगा, बाय डिवाइडेड बाय 100 0.005 हो जाएगा, ठीक, पर सेंटीमीटर पे 0.005 हो जाएगा। अगला देखते हैं, द पोटेंशियल ग्रेडियंट अराउंड द लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म वायर, कितना दे रखा है 20 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ऐसे दे रखा गया। तो यानी बी और सी की लेंथ दे रखी है इतनी, तो पोटेंशियल एट वी बी पे कितना हो जाएगा 20 इंटू, अब देखिए ये वोल्ट पर मीटर लिखा है और अपने पास तो वैल्यू है सेंटीमीटर में, लेंथ यानी एक काम कर देते हैं यहाँ पे 40/100 कर देते हैं, तो यानी कितना वी बी इज टू 8 वोल्ट हो जाएगा, और वी सी इज टू कितना हो जाएगा 14 वोल्ट हो जाएगा, और वी बी माइनस वी सी कर देंगे 8 माइनस 14 या 14 माइनस 8 कर लेते हैं, है ना, तो यानी कितना बचेगा अपने पास 6 वोल्ट बचेगा, ठीक। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो 6 वोल्ट ही लिखेंगे, पॉजिटिव वाला लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट ऑप्टेन एट द सेंटर, कोई मीटर ब्रिज है, ये मीटर बॉक्स लगा होगा, ये अपना रेजिस्टेंस लगा होगा अननोन, और यहाँ पे बोल रहा सेंटर पे मिल गया, यानी जितनी लेंथ इधर है उतनी ही लेंथ इधर है, और यहाँ पे बोल रहा क्या बोल रहा है 5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये वाली वैल्यू बतानी यार, एक बात बताओ, एस बाई, अगर मैं ये एस बाई एल आर बाई एल दोनों बराबर रहते हैं, आमने सामने का रेजिस्टेंस और ये लेंथ बराबर रहती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कांस्टेंट होता है। एस की वैल्यू चाहिए, एल और एस तो कैंसिल आउट हो गए ना, 5, तो 5 ही होगा आएगी इसकी, ठीक है। अगर मीटर ब्रिज से आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप क्या करते थे, यानी एस बाई आर इसका और इसका, ये मान लो एल होता तो ये 100 माइनस एल लगते थे, तो एस के कंपैरेटिव एल और 100 माइनस एल, आर के कंपैरेटिव 100 माइनस एल, ठीक है। सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगा देते थे यहाँ पे, ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आता है ये। अच्छा क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द लोकस ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो पैराबोलिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो सर्कुलर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद अब देखो, व्हाट इज द फॉलोइंग राइट एक्सप्रेशन डिफाइंड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा राइट एक्सप्रेशन है, तो यार देखो ये अपना राइट एक्सप्रेशन, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं, सारे गलत लिखे हुए हैं। एफ इज टू क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना, वी क्रॉस बी का मतलब समझते हैं, अगर आपका मान लीजिए बी इधर जा रहा हो और वी आपका इधर जा रहा हो, तो यानी क्या होगा, वी को बी की तरफ घुमाना है राइट हैंड से, राइट हैंड में अपना इधर इधर फिंगर रखिए और इसको ऐसे रोटेट कर दो, थंब देखेंगे आपको ऊपर की तरफ जाता हो दिखाई पड़ेगा, अपना थंब देखेंगे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये फोर्स होगा आपका, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स चला जाएगा, ठीक। लेकिन चार्ज उस समय क्या होना चाहिए पॉजिटिव, चार्ज अगर निगेटिव हो गया तो थंब का फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगा उस समय, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ठीक है। इसके लिए क्या डेफिनेशन थी कि मूविंग चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए फोर्स है ये हमारा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यूनिट ऑफ परमेबिलिटी चाहिए। यूनिट ऑफ परमेबिलिटी क्या होती है, अब पहली बात परमेबिलिटी म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है ना, और अगर बी की बात करूँ तो बी आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक, इतना होता है। तो बी को क्या लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर वी की यूनिट होती है, बी की यूनिट होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई एम्पियर हो गया, ये मीटर हो गया अपना, और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर हो गया, इसको कैंसिल कर डालो, तो वेबर अपॉन एम्पियर मीटर, ये किसकी यूनिट हो गई अपनी म्यू नॉट की यूनिट हो गई। अभी लेकिन ये किस में है, एसआई नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा ये वेबर आ गया, अच्छा हमें क्या चाहिए केजी मीटर मीटर में चाहिए ना, यानी फोर्स सोर्स की बात करनी है। अच्छा एफ इज टू क्या होता है आई बी एल होता है, यहाँ से अगर बी का एफ बाई आई एल मैं देख लूँ तो एफ कितना हो जाएगा न्यूटन, ए कितना हो जाएगा एम्पियर, ये कितना हो मीटर हो जाएगा, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, यानी न्यूटन और यहाँ पे एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
अब न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये लिख दिया हमने आकर के, ठीक है। तो यानी के ये एम्पियर स्क्वायर तो ठीक है। अब यहाँ पे कितने मीटर बचेंगे हमारे पास, 1 मीटर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ठीक, 1 मीटर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कितना, के जी सेकेंड की पावर -2 ए की पावर -2 बचेगी, सेकेंड की पावर -2 ए की पावर -2। अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन एक साथ, ये वाला देख रखा गया, ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 1 मीटर कहीं मिस हो रहा है हम लोगों से, वो मीटर अभी हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो ये फॉर्मूला अपना बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, लॉस ऑफ द पावर इन द ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस, कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, लैमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन, इससे किया जा सकता है हम लोग का रिड्यूस, ठीक है। ये बिल्कुल पॉइंट लिखा हुआ अपने पास, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब भैया बोल रहा है विच ऑफ द मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन इंटर द एटमॉस्फेयर अर्थ फ्रॉम द आउटर स्फेयर। देखो भैया, रेडियो वेव्स हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, मोबाइल का सिग्नल वगैरह सब देते हैं। गामा वेव्स क्या होती है, रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती है। एक्सरेज हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। विजिबल रेट है, जो विजिबल रेज है जो दुनिया के बाहर से आती है, मतलब आउट ऑफ द स्फेयर से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रेडियो वेव्स एंड गामा वेव्स आर बोथ ट्रांसफर इन द नेचर, बहुत बढ़िया बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी अच्छी बात है। और इनकी स्पीड, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो इनकी स्पीड 3 × 10⁸ रहने वाली है, यानी स्पीड कांस्टेंट है, और 3 × 10⁸, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है, ध्यान रखिएगा। अब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एफ और लैम्डा को बदलना पड़ेगा, तो यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, दिस ए बी एंड ए इज द ऑप्शन। फिर क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग आर द बिलोंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यार सबसे पहली क्या होती है, सबसे लंबी जो दूर तक आ सकती है, रेडियो वेव जा सकती है, फिर माइक्रोवेव जाती है, फिर इंफ्रारेड जाती है, फिर हमारे पास उसके बाद कौन सी होती है हमारे पास, उसके बाद हमारे इंफ्रारेड हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, यूवी होती है, यूवी बाद विजिबल होती है, विजिबल बाद कौन सी होती है, आई थिंक एक्सरे होती है, फिर क्या होती है, गामा होती है, ठीक है। अगर इसमें कोई मिस हो रहा हो तो देख लीजिएगा। यानी अपने पास ये मिल रही, 3 का ये बंच बिल्कुल बढ़िया है, इसको टिक कर देते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रासोनिक रेज ऐसा नहीं कुछ होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, विच ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ एक्सरे और यूवी से स्मॉलर। देखो अब देखो बात समझना, ठीक, यहाँ पे पहले विजिबल होता बाद में यूवी होता, सॉरी ये विजिबल और ये यूवी बाद में आ गया, ठीक है। तो विजिबल एक्सरे के बीच में कौन सी होती है, यूवी होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में दे रखा गया। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये दे रखा गया, एरिया ऑफ द प्लेट है, डिस्टेंस दे रखी गई है, एरिया ऑफ द प्लेट दे रखा गया है, और कनेक्टिंग वोल्टेज भी दे रखा है 200 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ई इज टू क्या होता है, V/D होता है। ई इज टू कितना होता है, V/D होता है, ठीक। ये कैसे पता चला V/D होता है, देखो मेरे भाई होता क्या है कि अपने पास क्या है, E इज टू dV/dx होता है ना, उसी फॉर्मूले से हम लोग निकाला E इज टू V/D। अच्छा, V कितना लगा रखा है, 200 वोल्ट है, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास दैट विल बी दे रखा गया डिस्टेंस कितनी है, 2 × 10⁻³ ठीक। तो 2 × 10⁻³ लिख रखा है, तो यानी ये तो अपने पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ पे 1 बचेगा और 10⁵ बचेगा, ऊपर चला जाएगा 10⁵, तो यानी ये अपना करेक्ट फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब देखिए क्या बोल रहा है, सरफेस चार्ज क्या चाहिए, चार्ज डेंसिटी चाहिए, चार्ज डेंसिटी चाहिए अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट क्या होती है, σ/ε0। सिंगल प्लेट के लिए क्या होती है, σ/2ε0। पैरेलल प्लेट के बीच में क्या होती है, σ/ε0 होती है। अच्छा, तो σ × E/ε0 इज सिग्मा हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं ये कितना 1 × 10⁵ है, इसकी वैल्यू कितनी 8.85 × 10⁻12 होती है, और ये सिग्मा, तो 8.85 × 10⁻7 इज सिग्मा, 8.85 × 10⁻7 इज सिग्मा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं भैया, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। इस सवाल में लोग क्या कह रहे हैं कि एक टॉर्च बल्ब है, 15 वाट इतना दे रखा है, तो जब भी बल्ब के बारे में जानकारी दे रखी हो ना, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। तो P इज टू कितना होता है, V²/R होता है। P कितना दे रखा, 4.5, V कितना दे रखा, 1.5 × 1.5/R। अब देखो इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। एक R की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कितना बचेगा, दैट विल बी 1/2, यानी 0.5 ओम का। ये कितना है, 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बोला व्हाट शुड बी द EMF सेल बल्ब फुल इंटेंसिटी चले, बल्ब फुल इंटेंसिटी तब चलेगा जिसको इसको 1.5 वोल्ट मिल जाए, ठीक। इसको 1.5 वोल्ट दे देते हैं, तो 1.5 अगर इसको दिया तो 1.5 इसको भी देना पड़ेगा, तो 1.5 इसको देंगे तो करंट कितना जाएगा,
है ना, इसमें 1.5 एम्पियर का करंट चला जाएगा। इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें V इज टू आई आर अगर निकाल लें हम लोग तो वोल्टेज 1.5 लगा रहा है, रेजिस्टेंस 0.5 का है, तो इसमें करंट जाएगा 3 एम्पियर का, यानी ऊपर चला गया 3 एम्पियर का, नीचे चला गया 1.5 का। ठीक, यानी अगर ऊपर 3 एम्पियर नीचे 1.5, यानी यहाँ से कितना निकला होगा 4.5 एम्पियर का। पूरे सर्किट से 4.5 एम्पियर का चल रहा होगा खेल, चलने दो। अब E इज टू क्या होता है, आई आर प्लस कितना होता है आई स्मॉल आर। अब देखिए बाहर के सर्किट में जो वोल्टेज जा रहा है ना वो 1.5 का है, चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ के बीच का देखो, चाहे यहाँ से यहाँ के बीच देखो, यानी बाहर जो खर्चा हो रहा है 1.5 का खर्चा हो रहा है, और ये बाहर के सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज है 1.5। अच्छा, यहाँ 4.5 करंट है और 2.67 ये है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट को, तो यानी ये ऑब्वियस बात 8 पॉइंट समथिंग कुछ करके जाएगा, और सबसे बड़ी वैल्यू यही दिख रही है हमें, यही आएगा अपना आंसर। फिर क्या बोल रहा है, करंट पासेस थ्रू 1 ओम, ये तो 1.5 निकाल ही चुके हम लोग। ठीक है, अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा गया कितना दे रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो होता है 15 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छी बात है। अब बोल रहा है अपने को क्या चाहिए, क्यूब बना दिया, बना दो यार क्यूब वाला रेजिस्टेंस बोल रहा है, ऐसे बना दिया, ठीक है बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लेंथ कितनी 50, तो आर इज टू क्या होता है रो L/A, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला हो जाएगा, ये लेंथ 50 हो गई। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आर रो कितना दे रखा है 50 × 10⁻⁻8, लेंथ कितनी दे रखी है ये 50 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा 50 × 50। ठीक, ये इससे कैंसिल, ठीक, ये 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, आर इज टू 10⁻⁻8 ओम बचा, 10⁻⁸ ओम बचा। अगला दे रखा है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द 2 क्यूब्स ऑफ लेंथ 50 मीटर इन सीरीज। 2 क्यूब का चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब वो कहाँ पे होगा सीरीज में चलेगा। तो देखो 2 क्यूब का चाहिए और सीरीज में लगा दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहली बात ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 2 × 10⁻⁸, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ हो गया ओम। अब रेजिस्टेंस है तो रो L/A दैट विल बी 2 × 10⁻⁸ हो गया। ठीक, अब लेंथ कितनी है 50 है, और ये कितना 15 × 50 था, ये 2 × 10⁻⁸ हो गया। ठीक, ओके। अब देखो लेंथ 50 नहीं है, अब जब दो रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो लेंथ हमारी 100 हो जाएगी। ठीक, 100 हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे ये कितना 50 × 10⁻⁸ हो जाएगा, कितना 50 × 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो यहाँ पे मोशनल ईएमएफ की बात होगी, यहाँ पे अगर हम इसको इधर घुमा लेकर चलते हैं तो मोशनल ईएमएफ निकल जाता है E इज VBL, है ना। V क्या होता है, वेलोसिटी होती है। किस वेलोसिटी से चल रहे हैं हम लोग, अगर देखें यहाँ पे क्वेश्चन में वेलोसिटी करके 5, चलो 5 लगा दिया। कितना टेस्ला लगा हुआ है 0.1 टेस्ला लगा दिया। कितनी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 × 10⁻⁻2 मीटर है। अब जरा इसको सही कर लेते हैं, तो 25 × 10⁻⁻2 आ रहा, तो यानी 0.25 बचेगा, यानी क्या आ गया 0.25 वोल्ट हो गया। अब उसके बाद बोला करंट किसके अलॉन्ग जाएगा। अब देखो बहुत समझने की बात है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है, वो V वेलोसिटी से इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है B, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर इसको ऐसे रोटेट करना चाहिए, है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है Q_V×B, यानी V वाला चाहता है कि B इधर घूम जाए, या B चाहता है कि V उसकी तरफ चलाए, तो ये रोटेशन होता है जिसकी वजह से फोर्स ऊपर जा रहा होता है। लेकिन ये मैंने किसके बोला था, प्लस चार्ज के लिए। माइनस चार्ज के लिए क्या होगा, सारा फोर्स नीचे आ जाएगा। तो नहीं, ये जो CD है ना, CD के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अंदर की तरफ इसको घुमा के अंदर लेकर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन निगेटिव है जिसकी वजह से नीचे, और ऊपर सारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इस तरफ सारा पॉजिटिव है दुनिया का, यहाँ पे इस तरफ सारा नेगेटिव है, यानी ये सेल की तरह काम करने लगेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो यानी करंट क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक, तो यानी कौन सा रास्ता हो गया, CQRDC, यानी CQRDC इसका रास्ता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बार है वो इधर घुमाया जा रहा है, ठीक है, इधर लेकर जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप कभी नॉर्थ पोल को किसी रिंग के पास लेकर जाओगे, ठीक है, तो रिंग क्या चाहेगी, ये नॉर्थ पोल मेरे पास आए ना, क्यों क्या चाहेगी,
इसके 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 अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लगे, पता नहीं कैसे ये लेकर जा रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाएगी। और अपना फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंज करते हो तो जो क्वाइल होती है उस कॉज का अपोज करती है जिससे वो खुद प्रोड्यूस हो रही है, और जिसकी वजह से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कॉज क्या है, ये नॉर्थ पोल इस तरफ बढ़ रहा है, ये चाहता है कि नॉर्थ पोल मेरी तरफ ना बढ़े। तो खुद नॉर्थ अगर बन जाएगा ना तो नॉर्थ नहीं आएगा। तो जब खुद नॉर्थ बन गया तो उसमें कौन सा आ जाएगा, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ कैसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये नॉर्थ पोल है तो क्यू वाला तो ऑब्वियस सी बात है क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 ओम दे रखा है, इट्स कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर एंड अमीटर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर अमीटर एक्यूरेट टू सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको चाहिए। चलो ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, इसकी मदद से चाहिए। तो V इज टू क्या होता है, R+S होता है। V अगर मैं देखूं, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब ये किलो ओम की बात करा तो किलो ओम में कन्वर्ट कर, यानी किलो ओम में करने के लिए मुझे इससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से डिवाइड करूँ 0.05 हो जाएगा, कितना है 0.05, और ये कितना दे रखा है 10 किलो ओम। अगर मैं इसको जोड़ूँ 10.05 किलो ओम हो जाएगा। और अगर ये किस काम का है, किसी काम का नहीं, 0.5 दे रखा है तो बहुत छोटा है, इसको हटा दिया तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक कितना हो 10.10 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसको क्यों हटा दिया, यार देखो 5 जो है ना, 5 के आगे क्या नंबर लिखा हो तो उससे पता चलता है। 5 के आगे अगर हमारे पास मान लीजिए एक इवन नंबर लिखा है तो ये कन्वर्ट होकर 6 हो जाएगा। 5 के आगे अगर एक ऑड नंबर लिखा हो तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कन्वर्जन नहीं होगा, तो ये एज इट इज पड़ा रहेगा हमारे पास। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्या बोल रहा है, अमीटर यूजिंग 10 मिली में बोल रहा है। मिली में जब बोलेगा आर, अब देखिए अमीटर में खेल गया तो 1/s + 1/r होता है, आर या अमीटर का ऐसे बोल देते हैं। ठीक, 1/s यानी क्या बोल रहा है 10 मिली, और इसमें यहाँ पे इसको मिली में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मिली में कन्वर्ट करते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आकर के 50,000 हो जाएगा। कितना 50,000 हो जाएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास आएगा 9.998। ठीक है, 9.998 यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी 10 आ जाएगी हमारे पास, 10 मिली ओम। ठीक है, यानी क्या बन गया 10 मिली ओम हो जाएगा। ठीक, अगला को देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है, 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 250 उनका EMF दे रखा है, 250 और ऐसे पावर इनकी रेटिंग है। तो पावर रेटिंग कभी भी देना तो रेजिस्टेंस का तुरंत सोचना चाहिए, तो यानी P1 V²/R1 और P2 V²/R2। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ P1/P2 तो मुझे R2/R1 मिलेगा। और R2/R1 के बारे में सोचूं तो ये 80 पावर रेटिंग दे रखी है, 100 दे रखी गई है, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 4/5 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो R1/R2 कितना आ जाएगा 5/4, यानी 5:4 इज द आंसर। अगला क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन P1 P2 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। क्या रेशियो होगा कंजम्पशन P1 P2 का अगर सीरीज में कनेक्टेड है। तो यार सीरीज में कनेक्टेड है तो पहली बात इसमें क्या जा रहा होगा, सेम करंट जा रहा होगा, यानी करंट के रिस्पेक्ट में अगर पावर का फॉर्मूला लिखूँ तो I²/R1 और P2 इज टू I²/R2, और P1/P2 की बात करूँ पावर कंजप्शन तो R1/R2 आ जाएगा अगर मैं डिवाइड करूँगा इनको दोनों को। ठीक है, तो P1/P2 कितना आ जाएगा, R1/R2 कितना 5:4, तो 5:4 हो गया। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब V1 एंड V2। V1 V2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रेशियो होगा हमारे पास। अगर मैं बात करूँ क्या P1 I1 V1 और P2 I2 V2, तो दोनों में करंट क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो दोनों कैंसिल, यानी 5:4 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड होने के बाद क्या आ जाएगा 5:4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 2 माइक्रोफैरड 100 ओम 80 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज, सर्टेन फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज बोल रहा है, करंट मैक्सिमम चाहिए। यार देखो Z की वैल्यू, इम्पीडेंस अगर आएगा यहाँ पे Z, ये क्या होगा IRMS और VRMS अपॉन Z होगा। ठीक, IRMS और VRMS अपॉन Z, Z जितना बड़ा होगा ना उतना ही
छोटा आंसर आएगा, और मैक्सिमम चाहिए तो z सबसे छोटा होना चाहिए, और z मिनिमम जो होता था हमने इस क्वेश्चन पेपर में देखा r होता है, ठीक है, रेजोनेंस के केस में होता है। यानी आई आर एम एस क्या कितना हो जाएगा, वी आर एम एस 200 है, और सॉरी ये पीक वैल्यू दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, तो आई नॉट वी नॉट बाई जेड, वी नॉट बाई कितना बचेगा, आर बचेगा, वी नॉट कितना दे रखा है 200, आर कितना रेजिस्टेंस कितना दे रखा है तुम्हारे पास 100 दे रखा है, तो दैट विल भी कितना बचेगा 2 एम्पियर, कितना बचेगा 2 एम्पियर। अच्छा फेज डिफरेंस चाहिए किसके बीच में, वोल्टेज अक्रॉस, यानी ये वी आर और ये वी एल, इसके बीच में तो 90 डिग्री होता है भैया, और क्या चाहिए वी एल और वी सी के बीच में फेज डिफरेंस चाहिए, है ना, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो उसके बीच में 180 का होता है, पाई हो गया हमारे पास, ठीक, तो ये सोल्यूशन हो गया। अगला देखते हैं, अगला दे रखा है कि भैया व्हीटस्टोन ब्रिज है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे वाई की प्रेस बिफोर द कीबन, देर इज नो सच रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है, पता नहीं, देखते हैं आगे पढ़ते हैं। अगला द अवॉइडेंस बैक ऑफ द ईएमएफ क्लोज लूप, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, देर इज नो करंट टिल के, ये तो बिल्कुल सही बात है ना, जब तक करंट नहीं पास होगा ना यहाँ से तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं भैया, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस के केस में, तो डायगनल वाले में देखिए, यानी इस पॉइंट इस डायगनल में हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो यार ये तो बैलेंस केस में क्या होता है, बी पे पोटेंशियल और डी पे पोटेंशियल सेम रहता है हमारे पास, तो यानी नल पॉइंट स्टेज कहलाती है, ये रहा, नल पॉइंट स्टेज में गैलोमीटर में करंट कितना जाता है, 0 जाता है, ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, ये क्वेश्चन कुछ अच्छा है, ये क्वेश्चन क्या कैसे अच्छा है, देखो इन्होंने बोला कि यहाँ पे अगर सर्किट इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है पी क्यू आर, ए उसकी साइड है, 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, और ऐसे ऐसे करके बोला, पेपर प्लेन पेपर नॉर्मली एज एट क्यू, ऐसे करके बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा लाइक वाइज अ सिमिलर वायर कैरिंग द इक्वल करंट मूविंग नॉर्मली अपवर्ड एट आर डिस्टेंस, ऐसे करके दे रखा है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूँ, ऐसे करके इस डिस्टेंस की बात करूँ, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बाई रूट 2 हो जाएगी आई थिंक, ठीक है, आई थिंक क्या है, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 90 है तो ये 45 होगा, और ये भी कितना होगा 45 होगा, और अगर किसी ट्रायंगल में ये 45 ये ए है और ये 45 होगा, तो एक cos थीटा एक sin थीटा, ए बाई रूट 2 और ये भी ए बाई रूट 2 होगा। यानी अगर मैं क्यू की बात करूँ, क्यू कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बोले तो नीचे की तरफ करंट, यानी नीचे की तरफ ये मेरा करंट हो गया क्यू पे, ये क्यू वाले पॉइंट पे, और इससे पी डिस्टेंस पे, यानी कितनी डिस्टेंस, ए बाई रूट 2 डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो नीचे की तरफ है, ठीक, नीचे की तरफ है, ओके, तो अगर नीचे की तरफ होगा, हम इस पर थंब रखें अपना और इस तरफ फिंगर रखें, तो हमें मिलेगा कि इस तरफ कहीं हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी, यानी इस पे इस तरफ जा रही होगी बी क्यू। इसी तरह सिमिलरली जब इस पे निकालेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, बी आर आ जाएगा। अगर हम ऐसे देखें, यहाँ पे आर वायर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें इस पॉइंट पे निकालने, तो क्या हो जाएगा, ऐसे रखेंगे तो अब भी ये बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगी, ये बी आर हो जाएगा। अच्छा बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो बी क्यू का म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, इन्फाइनाइट लेंथ वायर के लिए यही होता था, है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 आई, तो यहीं पे हमारे पास आई कितना है, आई पड़ा रहने देते हैं। अच्छा आर कितना है, आर हमारे पास ए बाई रूट 2 है, तो रूट 2 और यहाँ पे और पाई भी होता था, ठीक, पाई भी होता था, यानी क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन रूट 2 पाई, और ए बचेगा, और किसके अलॉन्ग है बी क्यू, पी आर के अलॉन्ग है, यानी कितना बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 1 अपॉन रूट 2 पाई आर, पी आर के अलॉन्ग, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहे हैं, वायर आर के थ्रू चाहिए तो पी क्यू के अलॉन्ग हो जाएगा, रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट भैया क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी चाहिए, तो यार एक बी क्यू उधर जा रहा है और बी आर इधर जा रहा है 90 डिग्री पे, तो ये बी आर का स्क्वायर और बी क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं, और ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल हैं, तो बी आर मान लिया सपोज कर लिया, और रूट 2 आ जाएगा, बी आर की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन रूट 2 आई पाई ए, और ये रूट 2 गया, रूट 2 से रूट कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये तो बहुत बढ़िया है, और इसमें एक ही ऑप्शन है ना, एक ही ऑप्शन है, म्यू नॉट अपॉन आई बाई पाई रूट 2, और एक इसके अलॉन्ग आ रहा है, क्यू आर के अलॉन्ग आ रहा है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, बिल्कुल सही, मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्यों आ रहा है, देखो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर क्यों आ रहा है, देखो क्योंकि भैया ऐसे जाएगा ना, 45 दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखो
ये बोल रहा है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, अप्लाइड कितना दे रखा है 40 ओम में, और एल एक इंडक्टेंस है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और ये tan फाई दे रखा गया। तो tan फाई क्या होता है, tan फाई एक्सएल बाई आर होता है। ये 3/4 दे रखा है, एक्सएल अपने को पता नहीं, ये 40 है, तो एक्सएल की वैल्यू 30 आ जाएगी, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 30, यही पूछा है इंडक्टिव रेजिस्टेंस। और जेड चाहिए, तो जेड अगले केस में चाहिए एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो एक्सएल स्क्वायर कितना और 30 स्क्वायर, ये 50 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने में। करंट चाहिए, करंट वोल्टेज पता है, ठीक है, और जो वोल्टेज पता है तो वी आर एम एस इज इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू जेड होता है, क्योंकि अपने को और कुछ पता नहीं है, वी आर एम एस ही पता है, क्योंकि ये वी आर एम एस ही बोला जाएगा, क्योंकि उसने बोला नहीं, पीक वर्ड नहीं लगाया इसके आगे। तो ये 100/50 आई आर एम एस हो जाएगा, तो जिससे आई आर एम एस की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर आएगी। अब बोल रहा है इफ द इंडक्टेंस हैज़ अ वैल्यू 0.0096 हेनरी, पाई इतने दे रखा है, तो अप्रॉक्सीमेट फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी होगी। पहली बात देखिए 50 हर्ट्स ही अपने क्वेश्चन में हमेशा आंसर आएगा, अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें 50 हर्ट्स आएगा, लेकिन फिर भी हम करके इनको दिखा देते हैं। बोल रहा है कि अप्रॉक्सीमेट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो यार ओमेगा एल अपना कितना आया, ओमेगा एल आया है अपने पास 30 आया था। अच्छा ओमेगा ये 30 हो गया, 0.096 हो गया, इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, ये ऐसे रहा, ठीक, और 300/96, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2πf होती है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, 300/96, ठीक, यानी कितना बचेगा 2πf, इसको भी नीचे भेज देते हैं, 3000 3.1496 इंटू 2, ये हो गया तुम्हारा। अब अगर हम डिवाइड करें तो 3 से इसको एक काम कर देते हैं 1000, और ये देखिए अप्रॉक्स 200 का अप्रॉक्स आएगा, तो 50 ही हर्ट्स हमारे पास आएगा, ठीक, 50 हर्ट्स आ जाएगा। अगला देखते हैं। ओके, ये बोल रहा है अ टीचर द टीचर ऑफ प्रीति स्कूल took a student study trip a power generating station that located at 250 km away from the city. Teacher explained the electric energy is the transfer over the long distance of the city in the form of alternating current and rise to high voltage at the receiving end of in the city. The voltage is reduced to operate the device. As a result, the power loss is reduced. Preeti listened to the teacher and asked a question about how AC converted to high और लो वोल्टेज। तो इसमें क्या बोल रहा है कि उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे अपने टीचर से, ठीक है, व्हाट इज डिवाइस यूज टू चेंज द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हाई टू लो वोल्टेज। पहली बात हाई टू लो, लो टू हाई करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं हम लोग। फिर क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ द पावर डिवाइस के बीच में, ऐसा बोल रहा है पावर के बारे में क्या क्या चीज़ें अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो ये सारे के सारे, ये तीनों ऑप्शन जो बोल रहा है, ये सारे के सारे हमारे पावर को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फिर इसके बोल रहा है इन द डिवाइस यूज अबव द वॉट रिलेशन बिटवीन द पावर आउटपुट एंड पावर इनपुट फॉर द आइडियल केस, ठीक। तो पावर इनपुट पावर आउटपुट ऑलवेज बराबर रहते हैं, बदलता क्या है, वोल्टेज बदलता है, करंट का अमाउंट बदलता है, नंबर ऑफ टर्न्स बदलते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर रहता है। फिर क्या बोल रहे हैं what source input should be used for this device। तो AC सोर्स ही हमारा यूज होना चाहिए इस डिवाइस में इनपुट का, क्योंकि ट्रांसफार्मर हम AC करंट ही देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब मेरी कोशिश रहेगी हर चैप्टर में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा दिए जाए, 30 to 50 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में प्रैक्टिस करा दिए जाए, ताकि आपको आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो मैं रेगुलरली बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा चैप्टर वाइज, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स से उसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।